नमस्कार दोस्तों एंड हेलो हाय सत श्री अकाल। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त, एकदम बिंदास। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है बहुत ही बिंदास। अच्छा, बिंदास कैसे होने वाली है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग इसके आज की जो क्लास पढ़ें, मेरे ख्याल से इस हिसाब से ना पढ़ें कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। उसके मतलब मेरा पर्पज़ है वो ये है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये मतलब इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये डेली का जो रूटीन है, यानी कि हर रोज़ की जो रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है उसमें कैसे इसको फॉलो करें कि ये हमारे लिए बेनिफिशियरी हो, यानी कि लाभदायक साबित हो हमारे खुद के जीवन के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको मैं एक उदाहरण के साथ बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने क्लास अगर पढ़ी होंगी, अगर इससे पहले भी पढ़ी रखी होंगी कई सारी क्लासें, लेकिन जिस हिसाब से मैं इसको क्लास को कराने वाला हूँ शायद एक इस टाइप से क्लास किसी ने कराई हो। क्योंकि एग्जाम्पल देख लीजिए, आप लोग बिस्किट हैं आजकल मार्केट में तरीके तरीके के आ रहे हैं, लेने से पहले उसका जो रैपर होता है, रैपर, तो उसको आप देखते होंगे कि इसमें क्या है, विटामिन्स है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, खनिज हैं, और कार्बोहाइड्रेट मैंने बता ही दिया, प्रोटीन्स एंड फैट यानी वसा। ये कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, थोड़ा सा अक्षर आप पढ़ते होगे कि कार्बोहाइड, पढ़ा ही नहीं आगे का, छोड़ दिया, वैसे के वैसे ही सोचते होगे कहाँ से यार आफत आ गई। लेकिन उसके आगे की जो क्वांटिटी वगैरह होती है कि इतने ग्राम, वो चीज़ तो एक नज़र डालते होगे, उसके आगे आई एम श्योर कि आप लोग पढ़ते ही ना हो। और ये जो क्लास है भाई साहब, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये पढ़ने के बाद आप लोग जानबूझकर वो चीज़ देखोगे कि कार्बोहाइड्रेट अच्छा इतने ग्राम, फैट अच्छा इतने ग्राम, और वसा वही फैट, और प्रोटीन अच्छा इतने ग्राम। ठीक, बहुत अच्छी बात है। मतलब अभी कितनी कमी रह गई हमारे अंदर, सारी चीज़ों का ऑब्ज़र्व करोगे आप। रियल मानना, ये क्लास मेरी बड़ी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आज की क्लास बहुत ही बेनिफिशियल होगी। इट इज़ वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू। तो फ्रेंड्स, अगर इसी तरह से हम बात करते रहे तो क्लास शायद बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, तो ज़्यादा टाइम है नहीं, यथाशीघ्र स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भाई कमेंट्स नहीं करते, भाई साहब अगर देखते हो तो प्लीज़ यार कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और आपकी जो कमेंट हैं वो पढ़कर मुझे ना मोटिवेशन मिलता है, एक प्रकार का फ्यूल का काम करता है। जैसे जो फ्यूल का काम करता है ना, फ्यूल काम करता है किसमें यार, गाड़ी को चलाने के लिए, ऐसे ही आपका जो एक एक कमेंट है वो मेरे लिए समझ लीजिए वही फ्यूल का काम करता है, यानी मोटिवेशन का काम करता है मुझे और आगे की नई क्लास बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए और लाइक भी कर दीजिए अगर क्लास अच्छी लगे तो, अदरवाइज़ लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम फाई नहीं करते हैं, यथाशीघ्र स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं, और वो क्या है, क्योंकि स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिव्यू ज़रूर कराता हूं जो बैक क्लास है, मतलब इससे पहले जो मैंने क्लास करा रखी है, इससे पहले जो क्लास करी है उसके बारे में एक नज़र देख लेते हैं, एक संक्षिप्त टिप्पणी, ठीक है, एक ब्रीफ। तो आइए फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने स्टार्ट करा है न्यूट्रिशन चैप्टर, और न्यूट्रिशन चैप्टर में मैंने क्या क्या करा दिया है वो एक बार बता देता हूँ।
मैंने कराया था न्यूट्रिशन में कि अगर न्यूट्रिशन के आधार पर जीवधारियों का वर्गीकरण किया जाए तो इसे कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मैंने बताया था आप लोगों के लिए 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? स्वयपोषी। और हेटेरोट्रॉफ्स क्या होता है? इतरपोषी, विषमपोषी या फिर कौन कौन से होते हैं? इतरपोषी, विषमपोषी, यही पढ़ाया था ना। तो ये क्या होते हैं? ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ये क्या होते हैं कि मेनली हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, और ऑटोट्रॉफ्स वो इसके जस्ट अपोजिट होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं से बना लेते हैं, उनको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो उनको 2 पार्टों में डिवाइड करके देखा जा सकता है। एक तो होता है सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा होता है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, यानी प्रकाश संश्लेषी स्वयपोषी और रसायन संश्लेषी स्वयपोषी। रसायन संश्लेषी स्वयपोषी और प्रकाश संश्लेषी स्वयपोषी क्या होता है कि जिसने प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया अगर देखी होगी, पढ़ी होगी, तो वो तो एक बार में इसको पता कर सकता है, फाइंड आउट कर सकता है इसका मीनिंग, क्योंकि इसमें जो मेन होता है वो होता है सूर्य के प्रकाश। जैसे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में C6H12O6 का उत्पादन करते हैं और इससे ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं, और यही मेनली क्या होता है? पौधों का भोजन होता है। ये मैंने आप लोगों को संक्षिप्त में बता रखी है, बहुत डिटेल के साथ बता रखी है, और यहाँ पर तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर डिटेल के साथ बताने लगा तो सारा टाइम तो पिछली क्लास में हो जाएगा। पिछली क्लास जितनी ली थी उतनी लंबी हो जाएगी, इसके लिए टाइम कहाँ से दूंगा। चलिए तो अब और देख लीजिए, रसायन संश्लेषी स्वयपोषी यानी कि केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ये क्या होता है कि इसका जो इसमें मेनली जो इसके लिए जो मेन जिम्मेदार होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। अब बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो जल स्रोत होते हैं उनमें एक गैस घुली हुई होती है जिसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये क्या करते हैं? उसका भक्षण कर लेते हैं, और भक्षण करने के बाद ये जब भक्षण करेंगे तो कुछ निकालेंगे भी। निकालते क्या हैं? निकालते हैं सल्फ़र, और ये सल्फ़र क्या होता है? यही होता है कार्बन। अब यानी कि जल स्रोतों में जो कार्बन पाई जाती है उसके लिए जो मेन जिम्मेदार कौन होते हैं? ये बैक्टीरिया होते हैं। ये हो गया मतलब केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स की बात हो गई। ये तो हो गया हमारा क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं इसकी हेटेरोट्रॉफ्स की, यानी कि रसायन विषमपोषी की। कि विषमपोषी क्या होते हैं? ये मेनली अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, चाहे इसमें मनुष्य ही क्यों ना हो। यानी मनुष्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या होते हैं? मनुष्य के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए या फिर शारीरिक उद्विकास के लिए जिन आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिशन मेनली इनको 2 भागों में डिवाइड करके देखा जा सकता है। एक तो होता है क्या बोलते हैं? बृहद पोषक तत्व, और दूसरा होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व को बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिशन, और बृहद को बोलते हैं क्या बोलते हैं? मैक्रो। तो मैंने जो 2 वर्ड बताए थे, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो, इनमें अंतर डिफाइन कर लेना अच्छे से, जो पुरानी क्लास में मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं? यानी जो हमारे भोजन में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, और जो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं उन्हें बृहद पोषक तत्व कहते हैं। तो जो बृहद पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मेनली कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और फैट जिसे बोलते हैं वसा, और प्रोटीन्स, ये होते हैं बृहद पोषक तत्व। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि विटामिन ले लीजिए और खनिज, ये दोनों हो गए सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ तक मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में करा दिया था, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इससे अगले क्लास में हम लोग करेंगे क्या? मैक्रो न्यूट्रिशन। अब मैक्रो न्यूट्रिशन में मैंने आप लोगों को 3 चीज़ें बताई, कौन कौन सी? एक तो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा और तीसरा प्रोटीन। तो यहाँ पर आज जो हम करने वाले हैं
वो स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट आज की कार्बोहाइड्रेट। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार ये चेक कर लूँ मैं कि डिस्प्ले कट तो नहीं रही है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट ये ठीक है। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। एक मिनट फ्रेंड्स, तब तक यार मैं तो कार्बोहाइड्रेट में हमें इसके बारे में आज डिटेल के साथ डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। इसके लिए मैं समझाऊंगा ज़्यादा और बोर्ड पे लिखवाऊंगा कम, क्योंकि ये जो क्लास होने वाली है ना, बहुत ही लॉन्ग होने वाली है, लंबी होने वाली है। ध्यान रखना, लेंथी नहीं, कठिन नहीं होने वाली है क्लास को। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दूंगा मैं कि आपको बहुत ज़्यादा इजी दिखने लगेगी, ये लगने लगेगी। तो बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और ये क्लास उम्मीद है अब तक की आपकी सबसे बेहतर क्लास होने वाली है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ। कार्बोहाइड्रेट की बात करें हम, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो है वो बॉडी का फ्यूल होता है। फ्यूल बोले तो ये तो चीज़ मैंने कम से कम 6 से 7 बार एग्जाम्पल दे दिया आप लोगों के लिए, लेकिन ये भी होता है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हुए ध्यान रखना कि पहले इसके बारे में मैं मतलब बोलूँगा ही, और जहाँ मेन मेन बातें होंगी वो लिखवाऊँगा भी, और साथ ही साथ इसका चार्ट बनवाऊँगा सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ये जो पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर के लिए, ये जो पोषक तत्व हैं कौन से? कार्बोहाइड्रेट। ये जो पोषक तत्व हैं हमारे शरीर के लिए सबसे, शरीर के लिए वो भी किसके? ऊर्जा के लिए, शरीर में ऊर्जा के लिए सबसे प्रमुख स्रोत हैं। अब ध्यान रखना कि सबसे मुख्य स्रोत हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इसका अभी पहले थोड़ी चीज़ें और बता दूं, अभी इसके बारे में आपका ये जो भ्रम है ना वो भी दूर हो जाएगा। कैसे होगा, आइए देख लेते हैं। लिखित इसमें कि ये जो पोषक तत्व हैं ये हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए प्रमुख स्रोत हैं, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज कि कार्बोहाइड्रेट में, ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें कौन कौन से यौगिकों से ये मिलकर बना होता है? तो इसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के
यौगिकों का सम्मिलित क्या है रूप होता है। ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिकों का सम्मिलित रूप होता है। ध्यान रखना, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा इसके बारे में और आप लोगों को मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। और तीसरी चीज़, कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा पाई जाती? 4 कैलोरी। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, इसको आप बॉक्स में बंद कर लें कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। पूरी कितनी पाई जाती है वो डिस्कस करेंगे, पहले इतना समझ लीजिए। ठीक है, अब जो चौथा पॉइंट देख लीजिए, क्या है कि हमारे शरीर की जो क्षमता है, यानी कि एफिशिएंसी जिससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी, वो किस पर निर्भर करती है? वो भाई साहब कार्बोहाइड्रेट पर निर्भर करती है। किस पर? कार्बोहाइड्रेट पर। यानी हमारे शरीर की जो क्षमता है वो किस पर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यानी क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो भाई साहब वो है कार्बोहाइड्रेट पर। ठीक, हमारे शरीर की क्षमता किस पर? कार्बोहाइड्रेट पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स यहाँ तक समझ में आया आप लोगों के लिए? सबसे एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए इसके लिए, क्योंकि यही क्लास में ही याद हो जाए तभी ठीक है। कि जो ऊर्जा, हाँ, जो पोषक तत्व है, ये जो पोषक तत्व हैं, कौन से? कार्बोहाइड्रेट। ये जो पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए प्रमुख स्रोत होते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या होते हैं? सम्मिलित यौगिक होते हैं, यानी कि इन अणुओं से मिलकर बना होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। अगर जहाँ बात आ जाए कि ये प्रमुख स्रोत होते हैं, तो स्रोत तो ही हैं, लेकिन साथ ही साथ में ये किसके यौगिक हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के सम्मिलित यौगिकों का सम्मिलित रूप होता है। और बात करें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी पाई जाती है? तो 4 कैलोरी एनर्जी होती है, 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। किसमें? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में। और जो हमारे शरीर की जो क्षमता है वो किस पर डिपेंड करती है? कार्बोहाइड्रेट पर। अब भाई साहब आप कह रहे हो कि यार कार्बोहाइड्रेट पर जो क्षमता निर्भर करती है क्या और किसी चीज़ पर नहीं करती? जी करती तो है, लेकिन ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जो मेजर सोर्स है एनर्जी प्राप्त करने का वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है? जी नहीं भाई साहब, मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि इस चीज़ का भ्रम मैं आपका दूर कर दूंगा। क्यों? अब सुन लीजिए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है, जबकि वसा को ले लीजिए यानी फैट को ले लीजिए, तो फैट में क्या होता है कि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। जहाँ इसमें कार्बोहाइड्रेट में 4 पाई जा रही थी, उसमें पाई जा रही है 9। किसमें? कार्बोहाइड्रेट में, वो कार्बोहाइड्रेट में सॉरी फैट में।
फैट में 9 पाई जा रही है और कार्बोहाइड्रेट में 4। यार 4 यानी कि 4 दूनी 8, 8 यानी डबल से भी 1 ज़्यादा है किसमें, फैट में। और बाकी प्रोटीन, तो प्रोटीन में भी 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी 4 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का आई थिंक आपका जो भ्रम था, डाउट था, वो दूर हो गया होगा। और ये जो एनर्जी वाली बात बताई है, मैं ये सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप लिखवाते हुए चल रहा हूँ। और जब क्लास में हमारे जब कार्बोहाइड्रेट हो जाए, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है ये हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट, उसके बाद प्रोटीन चलेगा, उसके बाद क्या चलेगा, फैट, ठीक है, यानी कि वसा। जब ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो एक बार कंपेयर करके मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसमें इतनी होती, इसमें उतनी होती, ठीक है। और मैंने ये जो बताया था कि आप लोगों का भ्रम दूर करूंगा, ये चीज़ का भी देख लीजिए जो मैंने अभी जैसे आप लोगों को ये बताया। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इसके 1 ग्राम किसके कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में कितनी एनर्जी पाई जाती है, 4 कैलोरी। और जो वसा होता है, वसा में कितनी पाई जाती है, 9 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है किसके, 1 ग्राम फैट में, 1 ग्राम फैट यानी कि 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। और इसमें तो मैंने बता ही दिया आप लोगों की 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। और साथ ही साथ मनुष्य, ऐसे मनुष्य जो मतलब 4 से 6 घंटे काम करते हैं, मनुष्य भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वो जो कम काम करते हैं और एक वो जो सारे लिमिट से ज़्यादा काम करते हैं, यानी जो हार्ड वर्कर होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं। तो उन लोगों के भाई साहब उतने खाने से काम उन लोगों का नहीं चलने वाला, तो उनके लिए क्वांटिटी और निर्धारित की गई हैं। तो जो वो लोग जो 4 से 6 घंटे काम करते हैं औसतन, उनके लिए देख लीजिए जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वो 450 ग्राम निर्धारित की गई है, यानी 450 ग्राम निर्धारित की गई है। और जो क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट की बात, वो फैट की बात करें तो उसमें एक व्यक्ति के लिए जो 4 से 6 घंटे काम करता है उसके लिए 60 ग्राम फैट की एक दिन में ज़रूरत होती है। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पर भी कंपेयर आप करके देख सकते हैं, यानी कि जो फैट है वो उसकी कम डिमांड हो रही है। क्यों? क्योंकि उससे एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, उससे एनर्जी ज़्यादा मिल रही है। उसके 1 ग्राम में 9 कैलोरी मिल रही थी, किसके, फैट के। और जो कार्बोहाइड्रेट है उसके 1 ग्राम में 4 कैलोरी ऊर्जा प्रोड्यूस हो रही है। तो भाई साहब इसीलिए ये कहा गया है कि ये सबसे मेजर सोर्स होता है किसका, एनर्जी के मामले में, यानी ये सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे प्रमुख कारण है, ये सबसे मुख्य स्रोत है, ठीक है, सबसे मुख्य स्रोत है। इसके अलावा इसका मतलब ये नहीं है कि मुख्य है तो ये सबसे बड़ा हो जाए, ये सबसे ज़्यादा यानी कि 450 ग्राम एनर्जी इससे मिल रही है, किससे, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों की समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो क्लास आगे बढ़ाते हैं हम लोग। गर्मी भी बहुत पड़ रही है यार, थोड़ा पानी पी लूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ तक समझ में आया, तो यहाँ से आगे चलते हैं कि ये जो हमारा शरीर होता है वो ग्लूकोज नामक एकल शर्करा से भोजन बनाता है, यानी कि जो एनर्जी स्टोर करता है वो किससे, ग्लूकोज नामक एकल शर्करा से। अब भाई साहब आप लोग ये कहोगे कि यार ये ग्लूकोज नामक एकल शर्करा की जो बात कर रहे हो, क्या शर्कराएं और भी पाई जाती हैं, और भी कई तरीके की पाई जाती हैं?
तो भाई साहब इसका आंसर ये है कि शर्कराएँ जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। शर्करा को बोलते हैं इंग्लिश में सैकेराइड। तो जो एकल शर्करा, द्विशर्करा और बहुशर्करा, यानी कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड तीसरा है पॉलीसैकेराइड। तो इनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। पहले सीधे चलते हैं इसके लिए कि हमारा जो शरीर है वो ऊर्जा प्राप्त करता है किससे? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से, और वो भी एकल शर्करा से। एकल शर्करा से, ठीक है, ग्लूकोज नामक एकल शर्करा से। ये ग्लूकोज जो है वो कैसी एकल शर्करा है, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोगों को पता रखनी होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बता दिया। अच्छा, ये जो हमारे शरीर में ग्लूकोज की क्वांटिटी होती है भाई साहब, जो नॉर्मल क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है, इसके बारे में कई सारे मिथक हैं, कई सारे भ्रम हैं, लेकिन आप लोगों को जानना होगा। एक जो बीच की रेंज ले ली जाती है वही लगभग में ठीक बैठती, क्योंकि आप लोग ये कहोगे, क्यों कुछ लोग ये कहेंगे कि खाना खाने से पहले कितनी होती, किसकी? शर्करा की जो नॉर्मल रेंज है होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है बॉडी के अंदर, बॉडी में, वो भी किसमें? ब्लड में, ठीक है। ये जो शर्करा पाई जाती है ये किसमें? ब्लड में होती है, ब्लड में मौजूद। तभी तो ये क्या करता है कि बॉडी में सबसे पहले सेल्स में जाने के बाद, सेल्स में भी कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम मेनली बात कर रहे हैं किसकी? एनर्जी की। तो एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती है? सेल्स के अंदर वैसे तो बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन जहाँ हमारे काम की चीज़ है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन होता है, किसका? ग्लूकोज का। तो वहाँ से 2 चीज़ें निकलती हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा जल, और तीसरी चीज़ एनर्जी संचित हो जाती है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, यानी सेल्स में। और वो भी किस रूप में, किस फॉर्म में? तो भाई साहब वो होती है एटीपी के फॉर्म में, यानी कि एडिनोसिन ट्राइड फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइड फॉस्फेट के रूप में संचित हो जाती है ऊर्जा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो नॉर्मल वैल्यू है वो देख लीजिए। जैसे तो कुछ लोग बताते हैं कि 90 से 100 होती, लेकिन अगर ये वैल्यू 70 से नीचे चली जाए तो कितनी होती है? तो क्या होता है? और 130 से अगर ऊपर चली जाए तो क्या होगा? तो ये 90 से 100 का जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं हमारे लिए भ्रामक है। हालांकि है ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए भ्रामक है। तो हम इससे बीच की स्थिति को पकड़ लेंगे, यानी कि कहने का 80 से 120, ठीक है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये यहाँ से देख लीजिए, ये जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है? 80 से 120, यानी कि ब्लड में जो शुगर पाई जाती वो कितनी होती है? 80 से 120 mg प्रति DL, ठीक है। 80 से 120 mg प्रति DL, यानी कि अब आप लोग ये मत समझना कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इसकी जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, मैंने एक बीच का
जो काउंट नंबर है वो ले लिया है यहाँ पर। अब आप लोग ये मत समझने लगना कि बीपी होता है 120/80 की 120/80, तो उस चीज़ को यहाँ पर नेगलेक्ट करना और आप लोग इसकी बात समझना, किसकी, कार्ब बात चल रही है, कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, तो अगर इससे अगर ये क्या है, इससे कम ना हो, क्या, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की जो क्वांटिटी है ब्लड के अंदर, किसमें, ब्लड के अंदर 80 से कम ना हो और 120 से अधिक ना हो। ये 80 से अगर नीचे जाएगी तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, 120 से अगर ऊपर जाएगी तब प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब देख लीजिए, तो अगर ये चीज़ 80 से कम जाती है तो इसे एक डिजीज़ के नाम से जाना जाता है, और वो कौन सी होती है, वो होती है हाइपोक्लेसीमिया। हाइपोक्लेसीमिया, जी हाँ फ्रेंड्स, क्या होती है, हाइपोक्लेसीमिया, राइट। ये ध्यान रखना, क्या, इससे कम, अगर 80 से कम, ये माइनस का चिन्ह मैंने इसीलिए लगाया है कि 80 से अगर कम हो रहा है तो इसे किस डिजीज़ के नाम से जानेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, इसके लक्षण क्या होते हैं, सिर में दर्द, चक्कर आना तो इसमें होता है। अच्छा, इससे अगर ऊपर जाती है तो क्या होगा, किसकी, अगर 120 से अगर अधिक जाएगी, 120 से ऊपर जाएगी किसकी, ग्लूकोज की मात्रा, यानी कि 130 आप लोग मान के चलिए कि 130 से अगर ऊपर जाती है किसकी, ग्लूकोज की मात्रा, किसमें, ब्लड में, तो क्या, उसे क्या बोलेंगे, उसे भी एक डिजीज़ के नाम से बोलेंगे, जानेंगे, और वो क्या होगा, वो होगा हाइपरक्लेसीमिया, राइट। ठीक, अब क्या होगा मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो हाइपोक्लेसीमिया एंड हाइपरक्लेसीमिया देखने में तो एक जैसे वर्ड लग रहे हैं, कौन कौन से, तो इनमें फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंट ऑफ हाइपरक्लेसीमिया एंड हाइपोक्लेसीमिया। तो ध्यान रखना दोस्त, यहाँ पर जो है ER, यहाँ पर O, ठीक है, इस चीज़ का अंतर जो भी होता है, वर्ड सेम लग रहे हैं, इसीलिए इनके नीचे मैंने मार्क किया है इस चीज़ के लिए। आप लोगों को ध्यान रखना कि जब ब्लड में ग्लूकोज यानी कि शर्करा की मात्रा, किसकी, शर्करा की मात्रा क्या हो, 80 से कम हो तो उससे हाइपोक्लेसीमिया कहा जाता है। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा 120 से अगर ऊपर हो जाए तो उसे हाइपरक्लेसीमिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं कि अच्छा, ये चीज़ ऊपर वाले ने ना बड़ा सोच समझ के यार ये चीज़ रखी है कि देखने वाली ये है कि इसको किसने बताया होगा कि तुझे 80 से नीचे जाना ही नहीं है। कौन इसे रेगुलेट करता होगा, इसके ऊपर कोई संगठन काम कर रहा होगा, इसके ऊपर कोई बॉस होगा बैठा हुआ कि भाई अगर 80 से नीचे गया ना तो चाट मारूंगा एक खींच के, और इससे कहा होगा 120 से अगर ऊपर गया ना तो एक चाटा मारूंगा या गोली मार दूंगा तुझे। अभी ऐसा करने वाला कोई होगा? भाई साहब है, यहाँ पर भी है। उस प्रकृति ने ना बॉडी को बड़े सोच समझ के बड़े अच्छे से बनाया है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए देख लीजिए आप लोग कि ये जो है
इनके लिए मेनली दो हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। किन के लिए? हाइपोग्लाइसीमिया के लिए एंड हाइपरग्लाइसीमिया के लिए। ठीक, और वो कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो इनके लिए बेसिकली जिम्मेदार होते हैं। ये जो बात करी थी मैंने, क्या एक नॉर्मल रेंज की बात करी थी, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, ये मैंने एक नॉर्मल रेंज की बात करी। अच्छा, ये चीज़ तो मैंने बताई नहीं, यहाँ पर भूल गया कि अगर बॉडी में जो ग्लूकोज है अगर अपनी नॉर्मल रेंज से अगर ऊपर जाता है तो क्या होगा। ये तो मैंने तब बता दिए जब ये जाते हैं तब, मतलब इसमें हो ही जाता है। अगर जो ये हार्मोन है इनमें कोई प्रॉब्लम इनके चलते आ जाए तो ब्लड में अगर ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, ये यहाँ से कम हो जाए, ये इससे बढ़ जाए, तो ये डिजीज़ होती हैं। लेकिन इससे पहले जो 80 से 120 से अगर इनसे भी अगर ज़्यादा एनर्जी यानी कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से किसमें ग्लूकोज अगर ज़्यादा बन रहा है तो क्या होगा। जैसे कि मैंने 80 से 120 बताया था, ये क्या थी, ये एक नॉर्मल रेंज थी। क्या थी? एक नॉर्मल रेंज। अगर इससे अगर और अधिक अगर बढ़ता है, ठीक है, क्या बढ़ता है, इससे अगर और अधिक बढ़ता है तो देख लीजिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। जैसे कि 80 से 120 हो गया, ठीक है। अब ग्लूकोज ने क्या किया, जैसे कि यहाँ पर बिल्कुल हट के दिमाग लगाओ, इस चीज़ को छोड़ दो यहीं पर, यहाँ से बिल्कुल एकदम अच्छे से दिमाग लगाओ। जैसे कि इस टाइप से दिमाग लगाना जैसा कि कंप्यूटर में एक नई विंडो के साथ साथ एक नया पेज खोल देते हैं ना, हालांकि विंडो पेज एक ही बात है दोनों। तो यहाँ से देख लीजिए, जैसे कि बॉडी में हम जानते हैं कि शर्करा लिमिटेड होती है और लिमिटेड होने के लिए उसमें कई सारी चीज़ें काम करती हैं उसके साथ। जैसे कि ये है एक नॉर्मल रेंज ले ली मैंने यहाँ पर 80 से 120 प्रति DL, ठीक है। अगर इससे अधिक कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर पहुँचेगी तो क्या होगा। मेनली बॉडी में कार्बोहाइड्रेट पहुँचती कब है, जब हम खाना खाते हैं। अब भाई साहब खाना हमने खाया, ठीक है, वो कैसे, उससे क्या मिली, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट से मेनली क्या क्या चीज़ें मिली, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन चीज़ों के अणु मिल गए, ठीक है। और ये क्या करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ये एनर्जी कैसे करेंगे, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये क्या करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट मेनली किस में जाएगा, ब्लड में मिल जाएगा। और ब्लड में मिलने के बाद वो क्या करेगा कि सेल्स के अंदर पहुंचने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब उसका किसका, ग्लूकोज का क्या होगा, दहन होगा, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और जल, दो चीज़ें निकलेंगी। और साथ ही साथ में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा संचित हो जाएगी, किसमें, ATP के रूप में। ध्यान रखना, ATP के रूप में ऊर्जा संचित हो जाएगी, किसमें, कोशिका में, ठीक। यानी यहाँ पर ध्यान रखना, जो ऊर्जा संचित होगी, ऊर्जा वो कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर किसमें, ATP के रूप में होगी, ठीक है। और ATP बोले तो क्या होता है, एडिनो सिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है।
किसके रूप में? ठीक, एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, अच्छा इससे अगर ऊपर हो जाए तो क्या होगा? जैसे किसी ने खाना खाया, ये सारी चीज़ प्रोसेस हुई, ठीक है, बॉडी के लिए मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, उससे क्या हो गई कि मतलब ब्लड में क्या हुआ कि शर्करा का लेवल बढ़ गया, ठीक है, यानी बॉडी के लिए क्या हुआ, एनर्जी मिल गई। अब किसी ने फिर खाना खा लिया, जैसे एक ग्लूटेन की बात कर रहा हूँ, ग्लूटेन बोले तो पेटू, ठीक है, जो पेटू होते हैं यानी कि हर समय खाना खाते ही रहते हैं, लाइक बकरी की तरह, गॉड की तरह, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसने फिर खाना खा लिया। अब भाई साहब उसकी जो पूरे दिन की रोज़मर्रा की जो लाइफ थी, उसका जो मतलब भरपाई करनी थी, वो तो उसने पहले ही वाला जो खाना खाया था उसमें पूरी हो गई। अब ध्यान रखना, दूसरी बार में क्या होगा, उसने थोड़ी देर के बाद फिर से खाना खा लिया, भाई साहब एनर्जी तो उससे भी मिली होगी, कार्बोहाइड्रेट तो उससे भी मिला होगा। अब क्या होगा कि वो क्या करेगा, कौन, जो उससे ग्लूकोज मिलेगा, वो ग्लूकोज क्या होगा, सेल्स में ना जा करके अब वो क्या होगा कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, ये है भाई साहब नॉर्मल रेंज, क्या है, नॉर्मल रेंज, ठीक है। और इससे अगर और अधिक हो जाएगा क्या, ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज अगर इससे और अधिक होगा तो क्या होगा कि ये ग्लूकोज, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, ग्लूकोज कन्वर्ट टू किसमें, ग्लाइकोजन, कन्वर्ट किसमें, ग्लाइकोजन, ठीक है। ये क्या हो रहा है, कन्वर्ट टू ग्लाइकोजन। अब भाई साहब ग्लाइकोजन क्या होता है, ये भी भाई साहब क्या बोलते हैं, ग्लूकोज ही होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि ये जब ग्लूकोज कोशिकाओं में ज़्यादा हो जाता है तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के बाद ये संचित हो जाता है किसमें, यकृत में, यकृत बोले तो लीवर में। अब भाई साहब इतनी अब पहुंच गई लीवर तक कहानी, ठीक है। अब भाई साहब ने और खाया खाना, ठीक, फिर से यही प्रोसेस हुई। अब आगे चलना, अब क्या होगा, यही प्रक्रिया फिर हुई, अब फिर से संचित हो जाएगा किसमें, लीवर में, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक लीवर के अंदर 400 ग्राम यानी 400 mg मिलीग्राम कार्बोहाइड्रेट नहीं, क्या, ग्लाइकोजन किसमें, लीवर में संचित ना हो जाए। यानी ये जो लीवर में ग्लाइकोजन के संचित होने की प्रक्रिया है तब तक चलती रहेगी जब तक कि उसके अंदर, किसके, लीवर के अंदर इसकी जो क्वांटिटी है किसके, ग्लाइकोजन की, कितनी ना हो जाए, 400 मिलीग्राम ना हो जाए। और 400 ग्राम होने के बाद में फिर से आ जाइए, भाई साहब को फिर भूख लगी या ना लगी, लेकिन फिर से उन्होंने खाना खा लिया। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये ग्लाइकोजन है, ये क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फैट में। यानी अब ये लीवर तो इसको एब्जॉर्ब करने से मना कर देगा, कहेगा भाई साहब मेरा तो कोटा हो गया फुल, मैं तो इसको कुछ करने वाला हूँ ना। तो ये फैट, यानी जो यहाँ पर ये जो हमें दिखाई देता है ना जगह जगह, यानी ये फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या, ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज ग्लाइकोजन से किसमें, फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और फैट में जाने लगेगा इसी, और फिर जिसके चलते क्या होगा, व्यक्ति मोटा होने लगता है, ठीक है। यही वजह है कि जो ज़्यादा लोग खाना खाते हैं बार बार, कहने का मतलब ऐसा नहीं है, जो खाना बार बार खाते हैं वो मोटे होते हैं, और जो खाना कम खाते हैं वो लगभग कहीं ना कहीं
ये चीज़ होती है कि वो पतले होते हैं। इस चीज़ से आप लोगों को ये शिक्षा ज़रूर मिलेगी कि आपको खाना किस टाइप से खाना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहूँगा, इसके जस्ट अपोजिट आप सोच लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार खाना ना मिले तो क्या होगा कि ये जो लीवर में हमारा जो खाना था वो टूटेगा सबसे पहले, किस में, एकल शर्करा में, और टूटने के बाद फिर ये ग्लूकोज में बदल जाएगा, ग्लूकोज यानी एकल शर्करा में, और एकल शर्करा से ये किस में, एनर्जी में प्रोड्यूस हो जाएगा, और तब हमारे शरीर के लिए एनर्जी मिल जाएगी। इसके फिर बाद अगर हमें खाना फिर ना मिले, फिर ज़रूरत होगी हमें कोई भी काम करने के लिए, किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की। तो उसके लिए अगर खाना ना मिले फिर ये टूट जाएगा, फिर खाना ना मिले फिर ये टूट जाएगा, फिर टूट जाएगा। ऐसे ही करते करते ये जो 400 ग्राम लीवर में जो संचित हुआ था क्या कार्बोहाइड्रेट, ये तो वहाँ ना रह करके ये कहाँ चला जाएगा, ये भाई साहब सारा के सारा जो रिस्टोर करा हुआ था ये सारा के सारा खाली हो जाएगा भाई साहब, और बंदा कैसा, पतला होने लगेगा, ठीक। और इसके आगे जो मैंने ये वाली चीज़ बताई थी आपके लिए कि अगर ब्लड में मान लीजिए 80 से कम किसकी ग्लूकोज की मात्रा होती है तो उसे एक डिजीज़ के नाम से जाना जाएगा जिसका नाम है हाइपोग्लाइसीमिया। और अगर 120 से अगर अधिक हो कौन, ब्लड में शुगर, तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जाना जाता है। ये अगर 130 से ऊपर चली जाए तो ये व्यक्ति के मूत्र में दिखाई देने लगती है। कैसे, लाइक का मतलब उससे हल्की हल्की रुक रुक के पेशाब आएगी, यूरिन आएगा। और अगर व्यक्ति का जो हाइपोग्लाइसीमिया के ये भी लक्षण हैं कि उसके सिर में दर्द होगा। ये तो चीज़ रहेगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, लेकिन हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारे लिए जो ज़रूरी है वो ये चीज़ पूछता है कि 80 से कम ब्लड में, मानव रुधिर में शर्करा का 80 mg प्रति DLT से कम होने पर ये क्या कहलाता है। तो आपको पता होगा हाइपोग्लाइसीमिया, तो हाइपोग्लाइसीमिया पे लगा दोगे। 120 से अधिक होने पर इसे क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब देख लीजिए, मैंने इनको ये भी बताया था आप लोगों के लिए कि ये इनको कौन बताता हुआ कि ये 80 से नीचे नहीं जाने देगा और ये 120 से ऊपर नहीं जाने देगा। तो इसके लिए मेनली दो हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। मतलब 80 से जो कम नहीं होने देता ब्लड में शुगर की मात्रा, उससे बोलते हैं ग्लूकागन हार्मोन, ठीक है। और हाइपरग्लाइसीमिया में जो 120 से ऊपर नहीं जाने देता, उसके लिए जो मेनली जिम्मेदार होता है वो इंसुलिन हार्मोन होता है। कौन सा होता है, इंसुलिन। ये हार्मोन है भाई साहब, हार्मोन, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी बेसिक सी एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब आप लोगों ने ये नहीं किया हो तो इसको उतारना चाहो तो उतार लीजिए, अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसका अगले वाला पार्ट भी अभी कराता हूँ मैं, देख लीजिए एक बार। आइए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं।
इसी में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके टाइप कितने होते हैं, वो अभी बताऊंगा मैं आप लोगों के लिए। तो इतनी जो इससे पहले दी थी वो सारी की सारी इससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन थी वो बतानी ज़रूरी थी। अब आइए आगे चलते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसके टाइप बता देते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितने पार्टों में डिवाइड होता है। यानी ये जो है बेसिकली होती क्या है, ये सारे के सारे ये शर्करा ही तो होती है। तो शर्करा भी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो भाई साहब वो होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है डाइसेकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड, यानी कि एकल शर्करा, द्विशर्करा और बहुशर्करा। ठीक है, तो देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया एकल शर्करा, यानी कि मोनोसेकेराइड। क्या होता है? मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, मोनोसेकेराइड। ये हो गया मोनोसेकेराइड। ठीक, दूसरा हो गया डाइसेकेराइड। क्या हो गया? डाइसेकेराइड। ठीक है, एंड तीसरा हो जाएगा पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया? पॉलीसेकेराइड, यानी मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। हमने 3 पार्टों में डिवाइड कर लिया। एक बार देख लूँ कहीं से कट तो ना रही। ठीक है, अब देख लीजिए कि मोनोसेकेराइड क्या होते हैं। जो एकल शर्करा के होते हैं, बने हुए होते हैं, उन्हें मोनोसेकेराइड कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसे मतलब कार्बन के अणुओं, मतलब सीधे सीधे मैं बोलना चाहूँ कि कार्बन के अणुओं की संख्या, यानी कार्बन के जो अणु होते हैं उनमें अणुओं की जो संख्या होती है वो 5 से 6, 5 या फिर 6 होती है, तो वो मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी कि कार्बन के अणुओं की संख्या जिनमें 5 या 6 होती है तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो मोनोसेकेराइड यानी एकल शर्करा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि कार्बन के अणुओं की संख्या, इसमें क्या होता है कि कार्बन के अणुओं की संख्या क्या होती है? कार्बन के अणुओं की संख्या 5 या 6 होती है। ठीक है, ठीक है, 5 या 6 होती है, 5 या 6 होती है। अर्थात ये कैसे हेक्सोल प्रवृत्ति के होते हैं। अर्थात ये जो हैं वो कैसे हेक्सोल या पेंटोज क्या होते हैं?
पेंटोज प्रकृति के होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे यार कि ये पेंटोज और हेक्सोल ये क्या होते हैं, ये तो समझ में ही ना आ रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो मैं आप लोगों के लिए ये बताना चाहूँगा कि सीधे सीधे कि इनका जो सामान्यता जो पेंटोज व हेक्सोल वाले जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो किसके होते हैं? एकल शर्करा के होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट जो है, ये कौन सा, ये मोनोसेकेराइड, यानी जो ये जो सेकेराइड हैं वो सबसे सरलतम रूप होता है किसका? शर्करा का। यानी कि एकल शर्करा जो हमारी बॉडी में जो ऊर्जा बनती है वो भी किस फॉर्म में बनती है? एकल शर्करा के रूप में। ठीक है, यानी कि और ये मतलब जो मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड का होता है, ये इसका एक अणु और एक अणु और दो अणु आपस में जुड़कर जो बनेंगे वो डाइसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड यानी कि मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड आपस में जब बनेंगे जुड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा? पॉलीसेकेराइड कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ ले लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए क्या होते हैं? ग्लूकोज, क्या होता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज ले लिया, ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, और लास्ट में जो बचा वो क्या है? वो है डेक्सट्रोज। ठीक है, क्या है? डेक्सट्रोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि ये जो है बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो ग्लूकोज के रूप में होती है। ठीक है, और ग्लूकोज क्या क्या होता है कि इसकी नॉर्मल जो क्वांटिटी होती है बॉडी में कितनी होती है? ठीक है, कि अगर इतने से अगर कम हो जाए तो कौन सा रोग कहलाएगा? 120 से अगर 130 से ऊपर अगर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया। इसी के बारे में बताया था मैंने, किसके? ग्लूकोज के बारे में। अब ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज ये क्या है? ये सारे के सारे ध्यान रखना, ये हैं क्या? ये सारे के सारे ये हैं शर्कराएँ हैं। इन सभी का जो फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए क्या होता है। इन सभी का जो फॉर्मूला होता है वो CH2O की होल पावर n, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, CH2O की होल पावर n। और इनकी बात करूँ मैं तो इन सभी का पहले देख लो, नीचे से कट तो नहीं रहा यार, ये कट चुका है। चलिए कोई ना, ये कट चुका है। ये देख लीजिए, ये जो होता है ये देख लीजिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CH2O की होल पावर n, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक,
CH2O की होल पावर n, ये हो गया इसका फॉर्मूला। और इन जो सभी का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या होगा, वो यहाँ से देख लीजिए, ये सारी की सारी क्या हैं, एकल शर्कराएं हैं। और एकल शर्कराओं का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ठीक है, चलिए, और यार सही से लिख दे रहा हूँ कि C6H12O6। ठीक है, ये क्या होता है, ये मेनली होता है ग्लूकोज। ठीक है, क्या होता है, ये ग्लूकोज होता है। अच्छा, गैलेक्टोज, ये कौन सी ग्लूकोज होती है, ध्यान रखिए, ये है दूध में पाई जाने वाली शर्करा, दूध में पाई जाने वाली शर्करा। ठीक है, और फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज होता है फलों में पाई जाने वाली शर्करा। ठीक है, और डेक्सट्रोज की बात करें तो इसको कंपेयर कर लो कि ग्लूकोज जो होता है वो एक क्या होता है, अस्थाई शर्करा होता है, अस्थाई, ये अस्थाई शर्करा। ठीक है, जबकि डेक्सट्रोज जो है वो अस्थाई नहीं है, वो स्थाई शर्करा है। क्या है, स्थाई शर्करा है। ठीक है, स्थाई क्या है, शर्करा। ठीक, इनके बारे में समझ गए। अब चल लेते हैं किसके, डेक्सट्रोज के बारे में, डाइसैकेराइड के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या होता है। नीचे से कट तो नहीं रहा यार, ये तो कट गया, चलिए कट गया तो यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है, स्थाई शर्करा। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, किसके, डाइसैकेराइड यानी कि द्विशर्करा के बारे में। इनके ऊपर भी लिख दे रहा हूँ मैं, ये है एकल शर्करा और ये हो गया द्विशर्करा। क्या है, द्विशर्करा। और इसको क्या लिखें, इसको लिख दे रहे हैं बहु शर्करा। ठीक है, तो देख लीजिए कि दो एकल शर्कराओं के, ठीक है, यानी कि दो एकल शर्कराओं जी क्या है, दो एकल शर्कराओं के आपस में जुड़ने से, दो एकल शर्कराओं
के आपस में जुड़ने से दो एकल शर्कराओं के आपस में जुड़ने से जिन शर्कराओं का निर्माण होता है उन्हें डाइसैकेराइड यानी कि द्विशर्करा कहते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान रखनी है कि ग्लूकोज के साथ में मैं गलैक्टोज को जोड़ दूं तो क्या बनेगा। जैसे कि ग्लूकोज के साथ में मैंने ऐड कर दिया ग्लूकोज के शॉर्ट में है। ठीक है, तो क्या बनेगा बताइए। कहीं यार खराब ना हो जाए। भाई साहब, ग्लूकोज के साथ में अगर मैं गलैक्टोज को जोड़ देता हूँ तो ये जो शर्करा बन गई वो बनेगी लैक्टोज। ठीक है, कौन सी? लैक्टोज। अगर मैं ग्लूकोज के साथ में ऐड कर दूँ किसको, ये ध्यान रखना, ग्लूकोज के साथ में मैंने जो गलैक्टोज को जोड़ा यानी ग्लूकोज के साथ में गलैक्टोज ये ए बनेगा, यहाँ पर क्या होगा ए, यानी ग्लूकोज के साथ में गलैक्टोज को अगर जोड़ेंगे ग्लूकोज के साथ में गलैक्टोज तो बनेगा लैक्टोज। और ये कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज। ये डाइसैकेराइड होती है। ठीक है, ये एक मीठी शर्करा होती है। दूध में जो मीठापन होता है वो किसके कारण होता है? इसी लैक्टोज शर्करा के कारण होता है। ठीक है, फ्रक्टोज जैसे कि ग्लूकोज के साथ में अगर मैंने फ्रक्टोज जोड़ दिया, ठीक है, ग्लूकोज के साथ में अगर मैंने फ्रक्टोज जोड़ दिया, ग्लूकोज के साथ में अगर मैंने क्या जोड़ दिया? फ्रक्टोज, तो ये बन जाएगी भाई साहब सुक्रोज। क्या बन जाएगी? सुक्रोज। और अगर मैंने ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के 2 अणु जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा? माल्टोज। क्या बन जाएगा? माल्टोज। ठीक है, जैसे कि लैक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, ये कैसी शर्कराएं होती? ये डाइसैकेराइड होती हैं। ठीक है, यानी द्विशर्करा। ये ध्यान रखना कौन सी है? ये दूध में पाई जाने वाली द्विशर्करा है, दूध में पाई जाने वाली। और सुक्रोज ये क्या किस में पाई जाती है बताइए? सुक्रोज किस में पाई जाती है? तो ध्यान रखना है ये गन्ने में पाई जाने वाली है और माल्टोज ये अनाज में पाई जाने वाली शर्करा है। ठीक है, किस में है?
ठीक, ये जो है वो किस में पाई जाती है? ये ध्यान रखना, अनाज में पाई जाने वाली कौन सी शर्करा है? कौन सी? माल्टोज। इसी की वजह से जो अनाज होता है वो मीठा लगता है, किसके? माल्टोज डाइसैकेराइड यानी द्विशर्करा की वजह से। और सुक्रोज ये किस में पाई जाती है? ये भाई साहब गन्ने में पाई जाती है। ठीक है, किस में पाई जाती है? ये गन्ने में पाई जाती, ये सबसे मीठी शर्करा होती है। और लैक्टोज ये किस में? ये मेरे भाई दूध में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। लैक्टोज शर्करा के बारे में चीज़ें और सुन लीजिए थोड़े, कि लैक्टोज जो शर्करा होती है वो दूध में पाई जाती है। और ऐसे व्यक्ति, चूँकि लैक्टोज शर्करा को पचाने के लिए लैक्टोज पाचन एंजाइम पाए जाते हैं बॉडी के अंदर। अगर क्या होगा कि वो लैक्टोज पाचन एंजाइम जो होते हैं वो बॉडी के अंदर ना हो तब, तो भाई साहब देख लीजिए क्या होगा। क्योंकि और ऐसा होता है कि लैक्टोज पाचन जो एंजाइम होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं बॉडी से। और वो कौन सी स्थिति होती है? वो स्थिति तब होती है जब 8 वर्ष तक कोई व्यक्ति दूध का सेवन लगातार ना करे। मतलब लगातार क्या, या बीच बीच में अगर ना करे 8 वर्ष तक, तो उसके अंदर से लैक्टोज पाचन एंजाइम जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति क्या होता है कि दूध को बाद में, यानी 8 वर्ष के आफ्टर 8 ईयर्स के बाद में, यानी 8 साल के बाद अगर दूध उसे पीने के लिए दिया जाए तो वो दूध के लिए पचा पाएगा? जी नहीं पचा पाएगा। और फिर भी अगर आपने दे दिया तो भाई साहब लिए फिरेगा इधर उधर। यानी कि आप दोगे दूध पीने के लिए, वो पी तो लेगा लेकिन बाद में वो इधर उधर लिए फिरेगा भाई साहब, क्योंकि जैसा जाएगा लैक्टोज पाचन एंजाइम है ही नहीं अंदर जो उसको पचा पाए, तो अधकचरा हो जाएगा। यानी जो चीज़ पचाने वाली है थोड़ा बहुत तो पचा लेंगे, इधर उधर की जो होती हैं कुछ चीज़ें वो पचा लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पचा ही नहीं पाएंगी। तो इस स्थिति में क्या होगा आप खुद समझदार हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने देख ली। अब बात कर लेते हैं किसके? पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड क्या होता है कि ये द्विशर्करा और एकल शर्करा के मिलने से बनती है। ये जो होती है वो क्या? द्विशर्करा एवं एकल शर्करा, एकल शर्करा के मिलने से बनती है। कौन सी? पॉलीसेकेराइड। ठीक है, यानी इसे क्या बोलते हैं? बहुशर्करा। ये द्विशर्करा यानी कि द्विशर्करा और एकल शर्करा, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बनती है? बहुशर्करा। ठीक है, बहुशर्करा का निर्माण होता है। बहुशर्करा का निर्माण होता है। अब आप लोगों को ये चीज़ भी देखनी होगी कि ये जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो भाई साहब ये 2 प्रकार की होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं ये चीज़ देख लीजिए। एक तो होती है डाइजेस्टेबल यानी कि पाचन योग्य, और दूसरा होता है इनडाइजेस्टेबल। इनडाइजेस्टेबल, ठीक है, यानी कि अपाचन योग्य, अपाचन
ठीक है। ये क्या होता है कि हमारी बॉडी में इनका पाचन कर लिया जाता है, और ये कौन सी होती हैं, ये वो शर्कराएं होती हैं जिनका हमारी बॉडी में पाचन नहीं हो पाता। मेनली इनके बारे में देख लीजिए, और कि ये जो होती हैं इनमें कौन किन किन की चर्चा की जाती है। मेनली इनमें जो चर्चा की जाती है वो है स्टार्च है। किसकी? स्टार्च। मेनली स्टार्च है। क्या होती है? स्टार्च है। ठीक। और क्या होता है? इनुलिन होता है। इनुलिन होता है, और ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। ठीक है। ये जो स्टार्च होता है ये कौन से होते हैं? जैसे आलू है, ठीक है। स्टार्च की बात करें तो ये आलू है, अरबी यानी कि गुइया जैसे बोलते हैं, उसमें पाया जाता है। तो ये किसमें? डाइजेस्टेबल में है, लेकिन ये बहु शर्करा के अंतर्गत आता है। ठीक है। कौन? स्टार्च, जिसका जो पाचन होता है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। ये जो है वो लार में भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और इनुलिन ये क्या होता है? इसमें यहाँ पर लिख दीजिए आप, मतलब क्या? आलू वगैरह, आलू या फिर आलू और अरबी। ठीक है। और इनुलिन ये किसमें? दहलिया की जड़ में। दहलिया की जड़ में पाया जाता है। किस? कौन? इनुलिन। और ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारी बॉडी जो है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ग्लूकोज होता है वो इकट्ठा होता रहता है, होता रहता है। जब एक लिमिटेड मात्रा से ज़्यादा हो जाता है तब ये क्या होता है कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होकर कहाँ? यकृत में इकट्ठा होने लगता है। और ये वहाँ पर तब तक इकट्ठा होता है जब तक कि उसकी क्वांटिटी किसकी? ग्लाइकोजन की जो मात्रा है वो कितने? 400 ग्राम ना हो जाए। कितने? 400 ग्राम ना हो जाए। ठीक है। तो ये बॉडी के अंदर ही मौजूद होता है। ठीक है। यानी कि ये कह सकते हैं ये ग्लूकोज का ही बदला हुआ रूप है। कौन? ग्लाइकोजन। ठीक है। और बात कर लेते हैं आप किसकी? इनडाइजेस्टेबल की। ठीक है। इसमें ये दो भागों में बांट कर देखा जा सकता है, मतलब दो भागों में नहीं। इसमें जो बात करते हैं हम, चर्चा करते हैं, वो किसकी करते हैं हम? सेलुलोज की। ठीक। किसकी? सेलुलोज की। ये सेलुलोज क्या होता है? क्या इसे इंसान पचा सकता है? जी नहीं, इसे इंसान पचा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये जो है इसे जानवर पचा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है मेथनोजन बैक्टीरिया। ठीक है। ये किसमें? जानवरों के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है क्या? मेथनोजन बैक्टीरिया। क्या? मेथेनोजन। ये क्या है? ये क्या है? एक बैक्टीरिया है जो किसके? जानवरों के अंदर पाया जाता है। कौन? मेथेनोजन। सॉरी, यहाँ पर मैं यार टी बनाना भूल जाता हूँ। तो ये जो है वो एक, अच्छा ये क्या करता है? ये जो क्या ये इंसान के
शरीर में मतलब पहले पाया जाता था? जी हाँ, पहले इसका जवाब ये है कि पहले पाया जाता था, लेकिन समय के चलते चलते इंसान ने इन चीज़ों का उपयोग करना बंद कर दिया, तो ये मेथनोजन बैक्टीरिया भी इंसान के शरीर से गायब हो गया। जैसे पहले इंसानों के अंदर जो पश्च भाग में जो हिप बोन होती है वहाँ पर एक टेल यानी कि पूंछ पाई जाती थी, लेकिन उसका प्रेजेंट टाइम में कोई यूज़ ना होने के कारण वो धीरे धीरे करके समय के चलते वो भी विलुप्त होती चली गई। इसी की तरह ठीक मेथनोजन बैक्टीरिया भी इंसान के अंदर से समय के चलते चलते जब उसका यूज़ नहीं हुआ तो वो भी गायब हो गया। अगर हम लोग क्या होगा कि मतलब ये जो इनसे क्या बोलते हैं सेलुलोज को खा लें तो पचा लेंगे, पर क्या हम पचा पाएंगे? जी नहीं पचा पाएंगे। तो क्या अगर खा लें तो होगा क्या इसका? ये केवल एक काम में आता है और वो आता है रपेज का काम करता है। रपेज का मतलब होता है सोख लेने वाला, यानी कि जो जब हम इसे खाते हैं तो बॉडी के अंदर ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसके लिए क्या करता है, सोख लेता है। कौन? सेलुलोज। तो जिससे कि जो पाचन तंत्र है वो दुरुस्त बना रहता है, यानी कि ज़्यादा मलबे में पानी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसके लिए सोखने के लिए जो मेन जिम्मेदार है वो ये सेलुलोज है। ठीक है, जानवरों के अंदर अब भी पाया जाता है। यही वजह है कि सेलुलोज का जो पाचन है वो जानवर कर लेते हैं, लेकिन इंसान नहीं कर पाते। ये तो हो गई क्या इसके बारे में डिटेल। ठीक है, तो इसके अलावा हटके दो चीज़ें और बता दे रहा हूँ मैं कि कौन कौन सी चीज़ों में कौन कौन सी वो पाई जाती है। जैसे कि सीधे यहाँ पर मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है शहद में। और एक चीज़ और है, शहद और हाँ अंगूर में। हालांकि जितने भी फल हैं उनमें क्या पाया जाता है, ग्लूकोज क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज। यानी फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है भाई साहब? फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। लेकिन एकमात्र अंगूर ऐसा फल है जिसके अंदर ग्लूकोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो ये लोग आप लोग स्टार लगाकर इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि ग्लूकोज पाया जाता है। और ग्लूकोज भी कौन सा? ग्लूकोज में एक इसका नाम होता है द्राक्ष शर्करा। ठीक है, किसमें? अंगूर में। और शहद की बात करें तो इसमें पाई जाती है लिबुलोज शर्करा। ठीक है, ठीक। यानी शहद की, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो भाई साहब वो लिबुलोज शर्करा पाई जाती है। और ये अंगूर में क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज या ग्लूकोज? तो भाई साहब फ्रक्टोज पर आंसर क्लिक मत करना, ग्लूकोज में करना। और ग्लूकोज में भी कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो वो द्राक्ष शर्करा पाई जाती है। किसके अंदर? अंगूर के अंदर। तो फ्रेंड्स ये तो हुई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कार्बोहाइड्रेट। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आप लोगों के लिए मैंने इतना किया, तो एक लाइक एक कमेंट तो मेरी तरफ से भी बनता है आप लोगों के लिए। आप लोगों को करना ही करना है। ठीक है, कैसी लगी आज की क्लास? तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना।
और टाइम फाइम तो काफ़ी हो गई, क्योंकि लंबी क्लास भी बहुत हो गई। इतनी लंबी क्लास शायद आज से पहले कोई चीज़ आई नहीं, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है। और अभी तो फैट बचा हुआ है, प्रोटीन बचा हुआ है, दोनों चीज़ें कंप्लीट होनी बाकी हैं। ठीक है, तब कहीं जा कर के क्या होगा, ये बृहद पोषक तत्व कंप्लीट होंगे और इसके बाद फिर सूक्ष्म पोषक तत्व, इसमें विटामिन्स काफ़ी टाइम ले लेंगी, और फिर खनिज, 2 चीज़ें उसमें करानी है। उसके बाद चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो फ्रेंड्स ठीक है दोस्तों, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करते हैं, तो वीडियो को क्या करना है आप लोगों को पता ही है। जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।